नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज राजस्थान पॉलिटी में आयोग पढ़ रहे हैं और आयोग में आज सबसे महत्वपूर्ण आयोग अपन पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। यूपीएससी की तर्ज पर स्टेट में आरपीएससी है। ठीक है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का आज अपन अध्ययन करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आयोग है। अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन है वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, तो आज उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो राजस्थान के सबसे टॉप मोस्ट जो सिविल सर्विस है आरएस, उसका एग्जाम भी कौन कंडक्ट कराती है? आरपीएससी कराती है। तो आज आरपीएससी का अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराती है उसी आयोग के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के बारे में। चलिए, सेंटर में यूपीएससी होती है जो आईएएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सेंटर में यूपीएससी होती है और यूपीएससी की तर्ज पर ही अपने राजस्थान में आरपीएससी होती है। चलिए, तो आज अपना टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पॉलिटी में विभिन्न आयोग। जैसे आज हमारा आयोग है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसके बाद वित्त आयोग, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, लोकायुक्त, लोकपाल, इन सब के बारे में अपन लोकायुक्त, ठीक है, इन सब के बारे में अपन महिला आयोग, इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। आरपीएससी कैसा निकाय है? क्या आरपीएससी का उल्लेख संविधान में मिलता है? जी हाँ, जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है उसको बोलते हैं संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आरपीएससी कैसी एक संवैधानिक निकाय है। आरपीएससी कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। संविधान में कहाँ मिलता है? तो आरपीएससी का उल्लेख भाग, हमारे संविधान में 22 भाग है और उसमें से भाग कौन सा है? 14 है, जिसमें आरपीएससी का उल्लेख मिलता है। भाग 14 में मिलता है। कौन से अनुच्छेद में मिलता है? आरपीएससी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के बीच मिलता है? तो आरपीएससी का उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 के बीच मिलता है। 315 से 323 तक आरपीएससी का उल्लेख मिलता है। इन्हीं के बीच यूपीएससी 315 से 323 यूपीएससी का उल्लेख भी मिलता है। तो यूपीएससी और आरपीएससी दोनों का उल्लेख भाग 14 में है, 315 से 323 तक है। लेकिन हम राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ पर आरपीएससी पढ़ेंगे। यदि इंडिया की पॉलिटी पढ़ते तो वहाँ यूपीएससी पढ़ते, लेकिन यूपीएससी भी पूछे तो यूपीएससी का उल्लेख भी भाग 14 में है, 315 से 323 तक। जिस प्रकार वहाँ पर यूपीएससी होती है, हमारे राजस्थान में क्या है? आरपीएससी है। तो आरपीएससी का उल्लेख भाग 14 में, अनुच्छेद 315 से 323 तक है। आरपीएससी एक परामर्शकारी निकाय है। ये सरकार को परामर्श देने का काम करती है, सलाह देने का काम करती है। परामर्शकारी बोल दो या सलाहकारी निकाय है। तो आरपीएससी कैसी बताओ? परामर्शकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है। ये परामर्श या सलाह देने का कार्य करती है। तो आरपीएससी एक परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय है। ये सरकार को परामर्श या सलाह देने का कार्य करती है, लेकिन सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि सरकार इसकी सलाह नहीं मानती है तो उसको कारण बताना पड़ता है विधानमंडल में। विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है तो सरकार को इसका कारण बताना पड़ता है कि उन्होंने आरपीएससी की बात को क्यों नहीं माना। ठीक है, तो ये परामर्शकारी और सलाहकारी निकाय है। सरकार आरपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार है वो आरपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार है वो आरपीएससी की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि सरकार आरपीएससी की सलाह नहीं मानती यदि सरकार आरपीएससी की सलाह नहीं मानती तो इसका कारण विधानमंडल में बताना होगा। इसका कारण विधानमंडल में
सरकार को प्रस्तुत करना होता है, सरकार को देना होता है। तो क्या कारण है कि उसने आरपीएससी की बात नहीं मानी, उसकी सलाह नहीं मानी? तो इसका कारण विधानमंडल में सरकार को देना होता है। तो इसका जवाब देना होता है। इसका कारण सरकार को, इसका कारण सरकार को विधानमंडल में बताना होता है। ये सबसे सही संगत है। इसका कारण सरकार को विधानमंडल में देना होता है या बताना होता है कि उसने आरपीएससी की बात को या सलाह को क्यों नहीं माना। तो उसका कारण, उसका रीजन सरकार को विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता है या बताना होता है। वैसे आरपीएससी एक परामर्शकारी या सलाहकारी निकाय सरकार को परामर्श देती है, लेकिन सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार यदि इसकी सलाह नहीं मानती तो सरकार को कारण बताना होता है। कहाँ? विधानमंडल में। और पूछे, आरपीएससी का जो गठन हुआ था वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ? 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के तहत हुआ था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत हुआ था, या 1935 के एक्ट के तहत हुआ था, या 1942 के क्रिप्स मिशन के तहत हुआ था? तो आपसे कोई पूछ ले, राजस्थान लोक सेवा आयोग, प्रांतों में जितने भी लोक सेवा आयोग बने थे, प्रांतों का ना, राज्यों में, प्रांतों में जितने भी लोक सेवा आयोग बने थे वो 1935 के अधिनियम के तहत बने थे। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आज यूपीएससी बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे केंद्रीय लोक सेवा आयोग, वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत बना था। तो अभी यूपीएससी है ना, ये यूपीएससी, ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत बनी थी, 1919 के एक्ट के तहत बनी थी, और पहली बार 1926 में बनी थी केंद्रीय लोक सेवा आयोग। बाद में 1950 में इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यूपीएससी तो 1919 के अधिनियम के तहत बनी थी, लेकिन आरपीएससी 1935 के अधिनियम के तहत बनी थी। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोग का 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। तो प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग बने थे, प्रांतों में जो लोक सेवा आयोग बने थे वो कौन से अधिनियम के तहत बने थे? 1935 के अधिनियम के तहत बने थे। इसका मतलब क्या है? आरपीएससी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? आरपीएससी का गठन 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। आरपीएससी का गठन किसके तहत हुआ? 1935 के अधिनियम के तहत। आरपीएससी के राजस्थान में आरपीएससी कब बनी? 1949 में बनी थी। 1949 में आरपीएससी बने थे। उससे पहले राजस्थान की 3 रियासतें ऐसी थी जहां पर खुद का लोक सेवा आयोग था, रियासती लोक सेवा आयोग था, खुद का लोक सेवा आयोग था। कौन कौन सी 3 रियासतें कौन कौन सी थी जिनमें खुद का क्या था? लोक सेवा आयोग था? स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पहले जोधपुर, जयपुर। आजादी से पहले 3 रियासतें थी, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ठीक है, जिनमें खुद का क्या बताओ? लोक सेवा आयोग था। तो आज़ादी से पहले, देश आज़ाद हुआ था 1947। 1947 से पहले राजस्थान में 3 रियासतें थीं जिनके पास खुद का लोक सेवा आयोग था। जोधपुर के पास, जोधपुर रियासत में था, 1939 में बना था। जयपुर रियासत में 1940 में बना था, और बीकानेर रियासत में 1946 में बना था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले राजस्थान की कौन सी रियासत में लोक सेवा आयोग बना? तो सबसे पहले जोधपुर रियासत में राजस्थान लोक सेवा आयोग बना था। जयपुर मत कह देना, जोधपुर रियासत में बना था, 1939 में लोक सेवा आयोग बना था। क्लियर? अब आपसे पूछ लें, आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी का गठन कब हुआ? आरपीएससी का गठन कब हुआ? आरपीएससी बनी कब?
आरपीसी का गठन पूछे 20 अगस्त 1949। तो आरपीसी का गठन कब हुआ? 20 अगस्त 1949 को आरपीसी का क्या हुआ बताओ? गठन हुआ था। ये एग्जाम में पूछा था कि आरपीसी बनी कब? 16 अगस्त को। तात्कालिक राज प्रमुख थे मान सिंह सेकंड, उन्होंने अध्यादेश जारी किया था। 16 अगस्त को अध्यादेश जारी किया, 20 अगस्त को ये गजट में प्रकाशित हुआ और 20 अगस्त 1949 को आरपीसी का गठन हुआ। ठीक है, गठन 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश द्वारा। और अध्यादेश किसने जारी किया था बताओ? तो तात्कालिक राज प्रमुख। उसमें राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड, उसमें राज प्रमुख थे। ठीक है, उनके द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था। राजस्थान का एकीकरण का चौथा चरण याद करो, 30 मार्च 1949 को। उस समय राज प्रमुख बने थे मान सिंह सेकंड, 30 मार्च को बने थे। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो कौन थे बताओ? मान सिंह थे। तो उसमें पूछ ले, आरपीसी का जब गठन हुआ था, कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को। किसके द्वारा? अध्यादेश द्वारा। और यह अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया गया? तात्कालिक राज प्रमुख, उस समय के राज प्रमुख, तात्कालिक राज प्रमुख मान सिंह सेकंड द्वारा। तात्कालिक राज प्रमुख कौन बताओ? मान सिंह सेकंड द्वारा जारी किया गया। तो यह अध्यादेश किसने जारी किया था? तात्कालिक राज प्रमुख मान सिंह सेकंड द्वारा यह अध्यादेश है जारी किया गया था। यह तो हो गया गठन, आरपीसी का गठन। आरपीसी ने कार्य कब से प्रारंभ किया? आरपीसी ने काम कब से प्रारंभ किया था? काम करना कब से प्रारंभ किया? ठीक है, तो 22 दिसंबर 1949 से। तो आरपीसी ने कार्य कब से प्रारंभ किया? 22 दिसंबर 1949 से आरपीसी ने काम शुरू किया था, कार्य करना शुरू किया था। पहले जब आरपीसी की स्थापना हुई थी तब आरपीसी का मुख्यालय कहाँ था? जयपुर था। प्रारंभ में मुख्यालय, जब आरपीसी की स्थापना हुई थी 1949 में, प्रारंभ में मुख्यालय जयपुर था। तो आरपीसी का प्रारंभ में मुख्यालय जयपुर था। तो आरपीसी का प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था? जयपुर था। कहाँ बताओ? जयपुर था। बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति, वो पी सत्यनारायण राव समिति आपने एकीकरण पढ़ा होगा। पी सत्यनारायण राव समिति जिसने कहा खनिज विभाग उदयपुर में होगा, कृषि विभाग भरतपुर में होगा, वन विभाग कोटा में होगा, शिक्षा विभाग बीकानेर में होगा, राजधानी जयपुर होगी। ठीक है, और हाईकोर्ट जोधपुर होगा। ठीक है, और आरपीएससी आपको पता कहाँ होगी? अजमेर होगी। ठीक है, तो उसी आपको पता है। ठीक है, पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा था कि आरपीएससी अजमेर में होगी, लेकिन पहले आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ था? आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर था। तो बाद में पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा था कि आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर ट्रांसफर किया गया 1956 में। 1949 से लेके 1956 तक मुख्यालय जयपुर था। 1956 में इसका मुख्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया। किसके कहने पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश में। तो प्रारंभ में मुख्यालय जयपुर था, लेकिन 1956 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर मुख्यालय अजमेर किया गया। तो 1956 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया? अजमेर। तो वर्तमान में आरपीएससी का मुख्यालय पूछे तो आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। पूछे आपसे आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो अजमेर में। अभी आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। लेकिन कब से? 1956 से अजमेर में, उससे पहले जयपुर था। ठीक है, तो 1949 में जब स्थापना हुई थी, 1949 से लेकर 56 तक जयपुर था और 56 से आज वर्तमान तक अजमेर में। क्या बताओ? अजमेर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? आरपीएससी के प्रथम चेयरमैन आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे या चेयरमैन कौन थे?
एस के घोष। तो आरपीएससी के पहले चेयरमैन पूछे तो एस के घोष, जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन बताओ? एस के घोष। तो आरपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आरपीएससी के पहले तो हो गए एस के घोष, अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आरपीएससी के वर्तमान चेयरमैन, तो अभी आरपीएससी के चेयरमैन कौन है? संजय कुमार सोत्री। संजय कुमार सोत्री, ये भी आरपीएससी के चेयरमैन है। और ये आईपीएस है, ये जयपुर में आईजी लगे हुए थे, ठीक है, जयपुर में कमिश्नर लगे हुए थे, ठीक है, संजय कुमार सोत्री, सॉरी आईजी लगे हुए थे, ठीक है, संजय कुमार सोत्री जयपुर रेंज के, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, आपको है, ठीक है, वीआरएस लिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, और उसके बाद इनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया। तो अभी आरपीएससी के चेयरमैन है संजय कुमार सोत्री, ये रिटायर्ड आईपीएस है, इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले चेयरमैन, आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले चेयरमैन, यानी ऐसे चेयरमैन का नाम बताओ जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले चेयरमैन कौन रहे? ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले चेयरमैन कौन रहे? तो देवी शंकर तिवारी, देवी शंकर तिवारी, डीएस तिवारी बोल दो या देवी शंकर तिवारी। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले चेयरमैन है डीएस तिवारी बोल दो या देवी शंकर तिवारी। सर्वाधिक कार्यकाल डीएस तिवारी, डीएस यानी देवी शंकर तिवारी बोल दो या डीएस तिवारी बोल दो। तो आरपीएससी के न्यूनतम कार्यकाल वाले चेयरमैन कौन है? आरपीएससी के न्यूनतम कार्यकाल वाले चेयरमैन, सबसे कम कार्यकाल वाले चेयरमैन कौन है? सर्वाधिक वाले डीएस तिवारी, तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन रहे? पीएस यादव, 37 दिन रखते, 37 दिन ओनली, ठीक है। कौन बताओ? पीएस यादव, ये केवल 37 दिन रहते, 37 दिन रहते, 37 डेज। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले पूछे तो डीएस तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल वाले पूछे तो पीएस यादव, वर्तमान में आरपीएससी के चेयरमैन पूछे संजय कुमार सोत्री, और आरपीएससी के पहले चेयरमैन पूछे तो एसके घोष। कौन बताओ? एसके घोष, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आरपीएससी की मोटी मोटी जानकारी। अब आरपीएससी कहाँ से कहाँ तक है? तो आरपीएससी का उल्लेख 315 से लेकर 323 तक है। कौन सा आर्टिकल के बीच है? आरपीएससी 315 से 323 के बीच है। तो आरपीएससी का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 315 से लेकर 323 तक। ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, 315 से लेकर 323 तक। कैसे याद रखेंगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ आर्टिकल याद करने की। मुझे किसी ने कहा सर एक बात बताओ, ये आरपीएससी है ना, आरपीएससी में इन लोगों को नियुक्त क्यों करते हैं? क्योंकि कोई काम दाम तो करते नहीं, आरपीएससी का फिक्स कैलेंडर होता नहीं है, आरपीएससी समय पर नियुक्त आपको वैकेंसी पूरी नहीं करवाती, तो इनको नियुक्त क्यों करते हैं? मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा सर आरपीएससी में इन लोगों को नियुक्त क्यों करते हैं? इन लोगों को नियुक्त क्यों करते हैं? मुझे किसी ने कहा सर आरपीएससी में इन लोगों को नियुक्त क्यों करते हैं? तो मैंने कहा रब जाने क्यों करते हैं, भगवान जाने क्यों करते हैं, रब जाने क्यों करते हैं। ये न तो रिटायर्ड होते हैं, न तो आसानी से रिटायर्ड होते हैं, न तो रिटायर्ड होते हैं और न ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। न तो ये रिटायर्ड होते हैं और न ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में और विस्तार कर देती है। सरकार उल्टा इनके कर्तव्यों में क्या कर देती है? विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है इनकी, ठीक है, ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। ये अपने खर्चों की जो रिपोर्ट है वो किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ये अपने खर्चों की रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ये बात इनकी अच्छी है। यदि ये सारी याद है तो आर्टिकल सारे याद हो गए। कैसे? मुझे किसी ने पूछा सर आरपीएससी में इन लोगों को नियुक्त क्यों करते हैं? मैंने कहा रब जाने क्यों करते हैं, रब जाने क्यों करते हैं। न तो ये रिटायर्ड होते हैं, न ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में विस्तार कर देती है, कर्तव्य बढ़ा देती है, ठीक है, फर्क। लेकिन एक बात अच्छी है, ये अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। यदि ये ट्रिक याद है और भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं,
1 मिनट में वापस याद हो जाएगी। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, आर्टिकल लिख दो ऊपर। कहाँ से शुरू होता है? 315 से। 315, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। ये लीजिए, 315 से शुरू करा था 323 तक, 315 से 323 तक। ये सारे आरपीएससी का आर्टिकल है। किसके बताओ? आरपीएससी के। यदि ये आर्टिकल याद है तो आरपीएससी आपको याद है, यह आर्टिकल याद है तो आपको आरपीएससी याद है। कैसे? आपसे कोई पूछे आरपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो आरपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 315 में। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा कि आरपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 315 मिलता है। लेकिन आरपीएससी का गठन कौन करता है? तो आरपीएससी का गठन राज्य का विधानमंडल करता है। आरपीएससी राज्य में लोक सेवा आयोग कौन बनाता है? तो राज्य का विधानमंडल बनाता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट आरपीएससी भी हो सकती है, जॉइंट पीएससी हो सकती है। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। जैसे पंजाब और राजस्थान यदि चाहें तो दोनों राज्यों का एक ही पीएससी हो सकता है। ठीक है, एक ही पीएससी हो सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए राजस्थान और गुजरात चाहें तो दोनों राज्यों का एक ही पीएससी हो सकता है। ठीक है, यानी जॉइंट पीएससी हो सकता है। संयुक्त लोक सेवा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद करती है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य सरकार यानी राज्य का विधानमंडल करता है, राज्य का विधानमंडल। तो बताओ, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य का विधानमंडल करता है, यानी राज्यपाल करता है। ठीक है, और जॉइंट लोक सेवा आयोग कौन सा बताओ? जॉइंट, 2 राज्यों के बीच जॉइंट है। ठीक है, तो जॉइंट लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संसद करती है, यानी संसद में कौन? राष्ट्रपति करता है। तो बताओ, आरपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 315 में। नेक्स्ट आ जाता है नियुक्ति। नियुक्ति, तो बताओ, आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। अभी आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। तो बताओ, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल स्वविवेक से करता है? नहीं, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो नियुक्तिकर्ता कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल करता है। ठीक है, केंद्र राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राज्यपाल स्वविवेक से नहीं करता, राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। एक और बात, ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि नियुक्ति होगी, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि नियुक्ति के बाद, ठीक है, कार्यकाल की यदि बात करें तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6/62 वर्ष। 6/62, 6/62 का मतलब क्या है? 6 वर्ष पहले हो जाए या 62 वर्ष की रिटायरमेंट की एज, इन दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, तो 6/62 का मतलब है 6 वर्ष का कार्यकाल और 62 वर्ष की रिटायरमेंट की एज, इन दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल और सेवानिवृत्ति का आयु एक समान ही 6/62। पहले इनके रिटायरमेंट की एज 60 साल थी, पहले 60 साल में रिटायर्ड हो जाते थे अध्यक्ष और सदस्य, लेकिन एक संविधान में संशोधन किया गया 41वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62। हाईकोर्ट पढ़ाया था, याद करो, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 60 से 62 15वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी 1963 में। 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज 60 से 62 कर दी। लेकिन यहाँ पर आरपीएससी में कौन सा संशोधन है? 41वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी रिटायरमेंट की एज, ठीक है, 60 से कितने कर दी? 62। हाईकोर्ट वालों की 15वें संविधान संशोधन के द्वारा और आरपीएससी वालों की 41वें संविधान संशोधन द्वारा 60 से कितने कर दी? 62 कर दी। ठीक है, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल, तो ये अपना त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राज्यपाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6/62 होता है। इन दोनों में से जो भी क्या हो पहले हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन आपसे पूछेंगे इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन ज्वाइंट पीएससी में कौन करता है? 2 राज्यों की ज्वाइंट पीएससी है तो उसमें राष्ट्रपति करेगा फिर। ठीक है, तो मान लीजिए पंजाब और गुजरात की है तो पंजाब वाला राज्यपाल करेगा या गुजरात वाला? दोनों नहीं करेंगे। ज्वाइंट है तो राष्ट्रपति करेगा। तो ज्वाइंट यदि कोई पीएससी है तो उसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन यदि सिंगल पीएससी जैसे राजस्थान में लोक सेवा आयोग है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? ज्वाइंट वाले के राष्ट्रपति, बाकी उस राज्य का राज्यपाल करता है। ज्वाइंट वाले त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, बाकी सामान्यतः राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ये हो गई नियुक्ति। फिर है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। तो बताओ,
आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। ध्यान रखना, नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। इनको निलंबित भी कौन करता है? जांच के दौरान निलंबित भी राज्यपाल करता है लेकिन फाइनली हटाता कौन है? राष्ट्रपति से हटाता है। तो बताओ, नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। और आपसे कोई पूछ ले नियुक्ति कौन करता है? इनके राज्यपाल करता है, ठीक है। त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को देते हैं, ठीक है। इनको जांच के दौरान सस्पेंड या निलंबित भी राज्यपाल करता है लेकिन फाइनली हटाता कौन है? तो हटाता राष्ट्रपति है। फिर है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब होता है सेवा शर्तें। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सेवा शर्तें। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सेवा शर्तें, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सेवा शर्तें, ठीक है। पद पर रहते हुए उनके लिए कुछ क्या होती है? शर्तें होती है। पद पर रहते हुए, पद पर रहने के लिए उनके लिए कुछ क्या होती है? शर्तें होती है। किसके लिए? तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद पर रहते हुए कुछ क्या होती है? बताओ, शर्तें होती है। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पद पर रहते हुए क्या होती है? बताओ, शर्तें होती है। देखिए, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। कि इनके लिए क्या सेवा शर्तें होंगी पद पर रहते हुए, उसका निर्धारण राज्यपाल करता है। फिर है सेवानिवृत्ति के बाद वो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के पद से आप रिटायर्ड हो गए तो उसके बाद वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। कर्तव्य, तो आरपीएससी के कर्तव्य, आरपीएससी के कर्तव्य किस आर्टिकल में? 320 में। आरपीएससी का कर्तव्य क्या है? योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाए। तो योग्य उम्मीदवारों का आपके परीक्षा आयोजित कराती है, फिर योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू के माध्यम से या रिटर्न के माध्यम से चयन करती है। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन करना ये आरपीएससी का कार्य है, ठीक है। फिर चयन करने के बाद ये नाम कार्मिक विभाग के पास भेजा जाता है, ठीक है। और नियुक्ति हेतु सिफारिश करती है, तो आरपीएससी उनको नियुक्ति हेतु सिफारिश भी करती है। फिर पदोन्नति में आपको तय, ठीक है, मान लीजिए आपका प्रमोशन होने वाला है तो पदोन्नति हेतु सिफारिश, ठीक है, आपको तय वरिष्ठता में, सीनियरिटी में आपकी जब प्रमोशन होगा तभी आरपीएससी उसमें सिफारिश करती है, पदोन्नति में भी सिफारिश करती है। यदि आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, आप मान लीजिए आईएएस बन गए और आपने मान लीजिए आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी तो उस मामले में सिफारिश कौन करेगी? आरपीएससी करेगी। कौन करेगी? आरपीएससी। और आप यदि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सिफारिश कौन? बताओ, आरपीएससी करेगी। कौन करेगी? आरपीएससी। लेकिन यदि पूछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर कराने में आरपीएससी का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक सेवा से जब आप दूसरी सेवा में जाते हैं, ठीक है, तो इस मामले में आरपीएससी सिफारिश करती है, ठीक है। आरपीएससी परामर्श देती है। ये सारे आरपीएससी के कार्य, योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, पदोन्नति हेतु सिफारिश करना, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सिफारिश करना, ठीक है, एक सेवा से जब दूसरी सेवा में जाते हो तो उसके लिए सिफारिश करना, यह आरपीएससी का कार्य है। आरपीएससी के कार्यों को बढ़ाया भी जा सकता है। राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर आरपीएससी के कार्यों में विस्तार कर सकता है, ठीक है। आरपीएससी खर्चों का मतलब है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। यानी इनका भार राज्य के संचित निधि पर पड़ता है और जिसका भार राज्य के संचित निधि पर पड़ता है उसमें आपको पता है चर्चा हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं होती। नेक्स्ट, आरपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो आरपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देती है। आरपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राज्यपाल को देती है। किस आर्टिकल के तहत? 323 के तहत। तो आरपीएससी अपनी रिपोर्ट किसको देती है? राज्यपाल को देती है। तो ये सारे आर्टिकल है, ठीक है, 315 से लेकर 323 तक। अब एक एक करके समझ लेते हैं। मैंने मोटा मोटा समझा दिया, ठीक है। अब एक एक करके समझ लेते हैं क्या समझा आपने। आरपीएससी की शुरुआत कहाँ से होती है? 315 से, ठीक है। और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। हर राज्य में लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। जैसे राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, पंजाब में पंजाब लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो राज्य में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, तो राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? 315 में, ठीक है। 315 में भी दो आर्टिकल है, 315(1) और 315(2). देखिए 1 में तो क्या लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, पीएससी होगी। प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा जिसका गठन कौन करेगा? ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और उसका गठन उस राज्य का राज्यपाल करेगा, ठीक है। विधानमंडल विधि बनाकर करेगा। फाइनली इसके सिग्नेचर होते हैं, राज्यपाल के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन करेगा कौन? राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर, ठीक है, एक लोक सेवा आयोग का गठन करेगा। लेकिन देखो ये तो नॉर्मल लोक सेवा आयोग, ये ज्वाइंट लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पीएससी, ये पीएससी, ये ज्वाइंट पीएससी। ज्वाइंट का मतलब संयुक्त, दो राज्यों के बीच एक लोक सेवा आयोग भी हो सकता है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, यदि कहीं संयुक्त लोक सेवा आयोग है, दो राज्यों के लिए
एक लोक सेवा आयोग है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो उसका गठन कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है, संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने पर, मान लीजिए राजस्थान और गुजरात चाहते हैं कि दोनों के लिए एक ज्वाइंट पीएससी हो, तो दोनों के, राजस्थान और गुजरात दोनों का विधानमंडल इस आशय का एक प्रस्ताव संसद के पास भेजेगा और संसद फिर दोनों के लिए ज्वाइंट पीएससी बनाएगी। तो जो राज्य ऐसा करना चाहते हैं उस राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार का एक प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाएगा और संसद फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करेगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेंगे? लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग का गठन राज्यपाल करता है, यानी राज्य का विधानमंडल करता है, राज्य का विधानमंडल करता है विधि बनाकर। ठीक है, लेकिन पूछ ले ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का गठन संसद करती है। कौन करती है? संसद यानी राष्ट्रपति करता है, संसद यानी राष्ट्रपति। तो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग का गठन संसद करती है और सिंगल किसी राज्य में बनाना है तो वो राज्य का विधानमंडल बनाता है। जैसे राजस्थान में लोक सेवा आयोग बनाना है तो राजस्थान का विधानमंडल बनाएगा, और यदि 2 राज्यों के बीच ज्वाइंट बनाना है तो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। और लोक सेवा आयोग का उल्लेख इसमें बताओ 315 में। तो 315 में 2 बातें लिखी। 315 में एक लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, यदि एक राज्य में लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा तो 315 एक के तहत बनाया जाएगा। 315 2 में क्या है? 2 राज्यों के लिए ज्वाइंट, यदि आप पीएससी बनाना चाहते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहते हैं तो वो 2 में है। ठीक है, 2 का मतलब ज्वाइंट, 1 का मतलब सिंगल। तो 315 1, 315 2। सिंपल एक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग राज्य का विधानमंडल बनाता है या राज्यपाल बनाता है। 2 राज्यों के लिए ज्वाइंट बनाना है तो फिर संसद बनाएगी या राष्ट्रपति बनाएगा। 315 के बाद है 316। कौन सा बताओ? 316। ठीक है, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। 316 में नियुक्ति और उसका कार्यकाल, पदावधि का मतलब क्या होता है? कार्यकाल का उल्लेख है। तो 316 में नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख है। तो बताओ नियुक्ति का प्रावधान। तो बताओ आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। क्या संविवेक से करता है? नहीं, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। लेकिन जहां पर संयुक्त है, ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है, तो जहां पर ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। यदि सिंपल सा पूछे कि बताओ आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन जहां पर ज्वाइंट आ जाए तो ज्वाइंट वालों की राष्ट्रपति करेगा। वैसे राज्यपाल करता है लेकिन ज्वाइंट वालों की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? तो ज्वाइंट वाले की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आरपीएससी की स्थापना के समय, जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, तो आरपीएससी की स्थापना के समय 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे। जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, तब आरपीएससी में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 ही लोग होते थे टोटल, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य होते थे। लेकिन 2011 के बाद 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, टोटल 8 व्यक्ति होते हैं अभी आरपीएससी में। तो आरपीएससी में वर्तमान में कितने लोग होते हैं? तो आरपीएससी में वर्तमान में 8 लोग होते हैं। कितने होते हैं? 8 लोग होते हैं, कुल 8 लोग होते हैं। 1 अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 8। तो आरपीएससी में अभी वर्तमान में 8 लोग होते हैं, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है, कब से? 2011 से 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य 8 है। लेकिन जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, तब 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, 3 ही थे। ठीक है, लेकिन अब 8 हैं, 1 + 7 है। ठीक है, आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी ये कौन निश्चित करेगा? ये राज्यपाल निश्चित करेगा कि आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। अभी 8 है, 1 + 7, लेकिन ये बढ़ा भी सकता है। ठीक है, कौन? राज्यपाल। तो आरपीएससी में कितने अध्यक्ष, आरपीएससी में 1 अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये डिसाइड कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन आरपीएससी में सदस्य कहां से आएंगे? तो 50% सदस्य, यानी आरपीएससी के आधे सदस्य, आधे का मतलब क्या है? 50% सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 सालों की प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। ठीक है, आरपीएससी में 50% सदस्य तो ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवा में, प्रशासनिक सेवा में 10 वर्ष का अनुभव है, उनको ही आरपीएससी में बुलाया जाता है। आधे लोग तो ऐसे होंगे जिनको भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में, की प्रशासनिक सेवा में 10 साल का अनुभव हो, उनको आपको तो आरपीएससी में मेंबर बनाया जाता है। 10 वर्ष की गणना, इस 10 वर्ष की गणना करने में
संविधान के प्रारंभ होने से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाए। इन 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, उसमें हमारे संविधान के लागू होने से पहले की अवधि को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसने किसी भारत के सम्राट के अधीन या देशी राज्य की सरकार के अधीन पता नहीं। यानी इन 10 वर्षों में कहते हैं ना कि आधे सदस्य कहाँ से होंगे, तो आधे सदस्य वो होंगे जिन्हें 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव है भारत सरकार या राज्य सरकार में। लेकिन पहली बार जब आरपीएससी बनी थी तब तो भारत सरकार राज्य सरकार में कोई अनुभव नहीं था। तो पहली बार जब आरपीएससी बनी थी तो उसमें सदस्य कहाँ से लाएंगे, तो आधे सदस्य कहाँ से लाएंगे, तो उसमें कहा जो ब्रिटिश सरकार संविधान के लागू होने से पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, क्राउन था, सम्राट थी, राज्य की रियासतें थी, उनमें भी यदि उनको अनुभव है तो उनको आरपीएससी में मेंबर बनाया जा सकता है। और आरपीएससी के आधे सदस्य तो वो होंगे जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव हो। आधे सदस्य तो ऐसे होंगे। और आधे सदस्य ऐसे होंगे जो राजनीति से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो आधे सदस्य राजनीति से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि राजनीति से, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कानून से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आधे सदस्य तो ऐसे होंगे। और आधे सदस्य कैसे होंगे, जिनको 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। यदि टोटल 6 सदस्य हैं तो 6 में से 3 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा वाले होंगे और 3 राजनीतिक और आपको होता है शिक्षा, कानून या सेवा क्षेत्र से जुड़े होंगे। ध्यान रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष पद की योग्यता के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं। आरपीएससी के अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष, जब आरपीएससी के मुख्य अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन बनाता है कार्यवाहक अध्यक्ष, राज्यपाल ही बना। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। कार्यवाहक, जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाते हैं, इसी प्रकार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर, किसका, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर आपको होता है आरपीएससी के सदस्यों में से ही किसी एक को, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। जब आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है या अन्य किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में जब वो असमर्थ रहता है, तो ऐसी स्थिति में आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे राज्यपाल नियुक्त करें, तो आयोग के अन्य सदस्यों में से एक व्यक्ति को, ठीक है, राज्यपाल क्या बनाता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बनाता है। ठीक है, उन कर्तव्यों का पालन करेगा जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता। तो सिंपल सा बात है, यदि मैं फाइनली एक वर्ड में कहूं तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो सदस्यों में से, आयोग के सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो उन 7 सदस्यों में से एक किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। और कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है, यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग है 2 राज्यों का, तो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ज्वाइंट में ये ध्यान रखना, ज्वाइंट में सारे काम राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार करती है और सिंगल में राज्यपाल यानी राज्य सरकार करती है। तो ये तो होगी नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये तो हमने पढ़ ली। नियुक्ति के बाद क्या होता है, कार्यकाल। नियुक्ति के बाद कार्यकाल। तो 316 फर्स्ट था जिसमें नियुक्ति थी, 316 2 है जिसमें कार्यकाल है। तो बताओ आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, पद ग्रहण से, कब से, पद ग्रहण से होता है 6/62 वर्ष। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की रिटायरमेंट की एज, दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये कार्यकाल याद रखना, कार्यकाल कितना होता है, 6/62 होता है। कब से होता है, जिस दिन वो पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण से 62 वर्ष होता है। अध्यक्ष का भी यही होता है और सदस्यों का भी, अध्यक्ष और सदस्यों का सेम ही होता है। ठीक है, 6/62 वर्ष में जो भी पहले हो। 6 वर्ष का कार्यकाल और 62 वर्ष की रिटायरमेंट की एज, इन दोनों में से जो भी क्या हो, पहले हो। ठीक है, ध्यान रखना, एक संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, कौन सा, 41वां संविधान संशोधन के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष कर दी। पहले आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष होती थी, इस 60 को बढ़ा के कितना कर दिया, 62 वर्ष कर दिया। किस संशोधन द्वारा किया, 41वें संविधान संशोधन द्वारा। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का 60 से 62 किस संशोधन द्वारा, 15वां संविधान संशोधन। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट की एज 60 से 62 ये 41वें संविधान संशोधन द्वारा की गई।
ज्वाइंट लोक सेवा आयोग, जहां पर ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की भी पदावधि इतनी होती है। यदि ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है तो उनके भी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल इतना ही होता है, 662। ठीक है, लोक सेवा आयोग के सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। यदि आप आरपीएससी के मेंबर है और यहां से रिटायर्ड हो गए तो मेंबर के पद पर आप वापस काम नहीं कर सकते। आरपीएससी का आप अध्यक्ष हैं और रिटायर्ड हो गए तो आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर आप पुनः काम नहीं कर सकते हैं, यानी सेम पद पर आप वापस पुनः नियुक्त आपको नहीं किया सकता। हाँ, आप आरपीएससी के मेंबर हैं और फिर आपको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सेम ही पद पर, उसी पद पर आप पुनः नियुक्त नहीं हो सकते। तो बताओ, कार्यकाल यदि समाप्त हो जाएगा तो उसी पद पर आपको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। सेम पद पर मेंबर है तो अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेंबर है तो वापस मेंबर नहीं बनाया जा सकता कार्यकाल समाप्त होने के बाद। तो बताओ, नियुक्ति कौन करता है? तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे कार्यकाल कितना होता है? 662 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले वो क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये त्यागपत्र देते किसके? राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र, वो तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। किसको देंगे? राज्यपाल। ज्वाइंट लोक सेवा आयोग वालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो वो अपने त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ज्वाइंट वालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। और राजस्थान आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। फिर है अनुच्छेद 317। तो 316 में क्या थी? नियुक्ति थी। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, ठीक है। 316 में त्यागपत्र था, त्यागपत्र किसको? राज्यपाल। और 316 में आपको तो कार्यकाल था 662। ये सारी बातें 316 में थी, ठीक है। 317 हटाने। अब आरपीएससी के अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है, आरपीएससी के अध्यक्ष को और सदस्यों को हटाया भी जा सकता है। तो आरपीएससी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है ना, बर्खास्त किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। जब तक जांच चल रही है तब तक उनको सस्पेंड किया जा सकता है, या उनको उनकी सर्विस से उनको डिसमिस भी किया जा सकता है, बर्खास्त भी किया जा सकता है, ठीक है। तो किस कारण से किया जाता है? 317 तो हटाने का कारण क्या है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को किस आधार पर हटाते हैं? कदाचार का आरोप लगने पर। यदि उनके ऊपर मिसबिहेव, कदाचार का आरोप लगता है अध्यक्ष और सदस्यों पर, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। यह हटाने का कारण है। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा। यदि उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेगा। और यदि जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। जानेगा, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। कब? जब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सिद्ध हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत अधिक प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा। मान लीजिए किसी आरपीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन या मेंबर पर कोई कदाचार के आरोप लगे, तो पहले सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति पहले हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा। जांच करने के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति को जांच करने के बाद जब रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास आती है और राष्ट्रपति को लगता है कि आरोप बिल्कुल सही है, तो राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। फाइनली हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच के बाद हटाता है। निलंबित कौन कर सकता है? हटाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन सस्पेंड कौन कर सकता है? जांच के दौरान, जब तक मान लीजिए आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के विरुद्ध कोई आरोप लगते हैं और आरोप के बाद क्या होती है? जांच होती है। तो जांच के दौरान वो जांच को प्रभावित नहीं कर सके, ठीक है, तो जांच के दौरान उसको निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जांच के दौरान निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन निलंबित कौन करता है? जब तक जांच चलती है, ठीक है, तब कौन करता है? तो निलंबित राज्यपाल कर सकता है। कौन बताओ? राज्यपाल कर सकता है। तो बताओ, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को जांच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकता है, राज्यपाल। और यहां पर जहां पर ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है, तो ज्वाइंट लोक सेवा आयोग में निलंबित कौन करेगा? वहां राष्ट्रपति करेगा। ज्वाइंट लोक सेवा आयोग है तो ज्वाइंट का सारा काम राष्ट्रपति देखता है, ठीक है, और यदि सिंगल है तो राज्यपाल देखता है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को जांच के दौरान निलंबित कौन कर सकता है? तो निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। लेकिन ज्वाइंट वाला है तो वहां राष्ट्रपति निलंबित करेगा। कदाचार के अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके आधार पर राष्ट्रपति है वो अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटा सकता है। तो बताओ, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है।
किस आधार पर हटाता है? एक आधार तो हो गया कदाचार। कदाचार के अलावा भी और बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है। कौन कौन से आधार है? यदि वो दिवालिया घोषित हो जाए, शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में असक्षम हो जाए, नैतिक अधमता का दोषी पाए जाए, ठीक है, अपनी पदावधि में पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सेवावेतन योजना में यानी लाभ के पद स्वीकार कर लेता है, ठीक है, और कर्तव्य से बाहर और कोई कार्य करने लग जाता है, ठीक है, और कोई सेवा करने लग जाता है। और ये कारण है, देखो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। किस आधार पे? कदाचार का है। कदाचार के अलावा भी और भी कारण है, और भी आधार है जिनके आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। कौन कौन सा आधार है? दिवालिया हो जाए, शारीरिक मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ हो जाए, नैतिक अधमता का दोषी पाया जाए, ठीक है, ये लाभ का पद धारण कर ले वो कोई, ठीक है, और कोई अन्य पद पर रहते हुए कोई अन्य सेवा में वो काम करने लग जाए, तो इस आधार पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटा सकता है। 318 नेक्स्ट आर्टिकल 318। 317 में हटाने की बात थी, ठीक है, निलंबित हटाता राष्ट्रपति लेकिन निलंबित राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाना है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और जो कर्मचारी होते हैं उनकी सेवा शर्तें, उनकी सेवा शर्तों का निदान कौन करता है? राज्यपाल। बस ये ध्यान रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निदान, सेवा शर्तों का निदान कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन जहां पर संयुक्त आ जाए, ज्वाइंट लोक सेवा आ जाए, तो वहां कौन करेगा? वहां उनकी सेवा शर्तों का निदान राष्ट्रपति करेगा, बाकी राज्यपाल करता है, ठीक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन, यानी आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जिससे उसे हानि हो जाए, लाभ नहीं होकर हानि हो जाए, यानी अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। फिर है 319 की बात करें तो बताओ रिटायरमेंट के बाद आप कौन सा पद धारण कर सकते हैं और कौन सा नहीं, ठीक है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। हाँ, आरपीएससी का मेंबर यदि रिटायरमेंट हुआ है तो वो आरपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। आरपीएससी का अध्यक्ष रिटायर्ड हुआ है तो वो यूपीएससी का मेंबर या यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, लेकिन सेम पद पर दोबारा पोस्टेड नहीं होगा। और दूसरा, वो राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। तो राज्य सरकार के अधीन वो कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, राज्य सरकार की सेवाओं के अधीन वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। हरगोविंद पंत बनाम रघुकुल तिलक वाद आया था, जो उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे 1979 में। इस निर्णय में कहा गया कि राज्यपाल का पद राज्य के अधीन नियोजन का पद नहीं है, अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या कहा था? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये लाभ के पद नहीं माने जाते। इसका मतलब आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि लिखा हुआ लाभ का पद धारण नहीं कर। आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य रिटायरमेंट के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, तो बताओ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ये लाभ के पद में नहीं आते, तो ये बन सकते हैं। इसका मतलब आरपीएससी का अध्यक्ष रिटायरमेंट होने के बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन सकता है। लोक सेवा आयोग के कार्य और कर्तव्य, लोक सेवा आयोग के कुछ कार्य होते हैं, आरपीएससी के कार्य होते हैं, और ये एग्जाम में पूछा था। आरपीएससी के कार्य किस आर्टिकल में? 320 में। आर्टिकल तो उस ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। आरपीएससी के कर्तव्य किसमें? 320 में। क्या क्या कर्तव्य होता है आरपीएससी के? तो योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, आरपीएससी का काम है परीक्षाओं का संचालन करना, और फाइनली योग्य उम्मीदवारों का चयन करती है। कौन बताओ? आरपीएससी। लोक सेवकों के पदोन्नति हेतु सिफारिश, यदि आपको पदोन्नति प्रमोशन में भी आपको तो आरपीएससी सिफारिश करती है। अनुशासनात्मक कार्रवाई पर परामर्श, यदि आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें भी आरपीएससी परामर्श देती है। एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर होने पर परामर्श देती है आरपीएससी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं है, ध्यान रखना, एक स्थान से अजमेर से पोस्टिंग भीलवाड़ा हो जाए, नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं, एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर होने पर परामर्श कौन देती है? आरपीएससी देती है। लोक सेवकों द्वारा किए गए कार्यों के दावों के संबंध में परामर्श देती है, और पेंशन संबंधी क्षतिपूर्ति के मामलों में, यदि पेंशन संबंधी कोई मामला है तो उसमें भी आरपीएससी परामर्श देने का कार्य करती है। यह आरपीएससी के कार्य। आरपीएससी राज्यपाल द्वारा निर्देशित किसी अन्य विषय पर भी परामर्श दे सकती है। आरपीएससी राज्यपाल यदि कोई निर्देश देते हैं आरपीएससी को, तो आरपीएससी किसी अन्य विषय पर भी परामर्श दे सकती है। तो आरपीएससी कैसा है? एक परामर्शकारी और सलाहकारी निकाय है, ठीक है। संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के वॉच डॉग, किसके रूप में? वॉच डॉग, प्रहरी के रूप में देखता है, प्रहरी के रूप में देखता है।
ये राज्य का भर्ती प्रकरण। आरपीएससी क्या करता है, भर्तियां तो करवाता है, तो ये राज्य का भर्ती प्रकरण है और राज्य में मेरिट के आधार पे ही प्रतियोगी परीक्षाओं का चयन होता है, प्रतियोगी अभ्यर्थियों का चयन होता है। तो बताओ, ये वॉचडॉग के रूप में काम करती है, प्रहरी के रूप में कार्य करती है। 320 के बाद है 321। आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार किया जाता है। तो आरपीएससी के कर्तव्य कौन बढ़ा सकता है, तो बताओ राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल, क्यों, राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, विधानमंडल। तो राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर, कानून बनाकर आरपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंप सकता है, यानी उनके कर्तव्यों का विस्तार कर सकता है। तो आरपीएससी का कर्तव्यों का विस्तार कौन करता है, राज्य का विधानमंडल करता है, विधि बनाकर करता है। ठीक है, फिर है लोक सेवा आयोग के खर्चे। ठीक है, तो खर्चे किसमें बताओ, 322 में। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते, उनकी पेंशन, ये सभी खर्चे राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी ये सारे खर्चे राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। ठीक है, और आज जो भार राज्य के संचित निधि पर पड़ता है उसमें केवल चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं होता है। यानी यदि ऐसा कोई खर्चा जिसका भार राज्य की संचित निधि पर पड़ता है तो उस पर केवल आपको चर्चा हो सकती है, वोटिंग नहीं होती। और आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। कहाँ से बताओ, राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट आर्टिकल आरपीएससी 315 से लेकर कहाँ तक है, 323 तक। आरपीएससी अपनी रिपोर्ट को बोलते हैं प्रतिवेदन। आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है, तो आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देती है। तो आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देती है, तो आरपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। किस आर्टिकल के तहत, 323 के तहत। ठीक है, तो ये थी आपकी आरपीएससी। तो आरपीएससी कहाँ से कहाँ तक है, 315 से लेकर 323 तक। लेकिन आरपीएससी में एक सचिवालय भी है। आरपीएससी का एक सचिवालय होता है जिसमें सचिव बैठता है। आरपीएससी में एक सचिवालय होता है जिसमें आरपीएससी का सचिव बैठता है। आरपीएससी का जो सचिवालय होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, आरपीएससी का जो सचिवालय होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, आरपीएससी का सचिव। नाम ये सचिवालय, सचिव का आलय, तो आरपीएससी का सचिव। तो आरपीएससी का सचिव है, ये सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। आरपीएससी के सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी आरपीएससी का सचिव होता है और ये आईएएस रैंक का होता है। किस रैंक का होता है, तो आरपीएससी का जो सचिव होता है, ठीक है, एक होता है आरपीएससी का चेयरमैन और एक होता है आरपीएससी का सचिव। और सचिव किस रैंक का होता है, ठीक है, तो आईएएस रैंक का होता है। ठीक है, इस सचिव की नियुक्ति कौन करता है, आरपीएससी में सचिव कौन बनाता है, आरपीएससी के सचिव। वैसे तो ये आईएएस होता है, ठीक है, चयन तो यूपीएससी करती है, चयन करती है यूपीएससी, लेकिन इसको आरपीएससी के सचिव के रूप में पोस्टिंग कौन देता है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो बताओ आरपीएससी के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, और इसके वेतन भत्तों का निदान भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अध्यक्ष होता है ना आरपीएससी का अध्यक्ष, वो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल को कर सकता है। सचिव इसकी, यदि आरपीएससी का चेयरमैन चाहे तो आरपीएससी के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल से कर सकता है। तो आरपीएससी का जो चेयरमैन है, आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल से कर सकता है। सचिव इसकी अपील कहाँ से, राज्यपाल। तो चेयरमैन है वो आरपीएससी के सचिव के विरुद्ध, चेयरमैन है वो आरपीएससी के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है किसके विरुद्ध, सचिव के विरुद्ध, लेकिन सचिव इसकी अपील राज्यपाल से कर सकता है। सचिव इसकी अपील कैसे कर सकता है, राज्यपाल से कर सकता है। तो एक आरपीएससी में चेयरमैन होता है और एक आरपीएससी में सचिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आरपीएससी का जो सचिव, चेयरमैन अलग होता है, ठीक है, और ये सचिव अलग होता है। ठीक है, तो आरपीएससी का सचिव आईएएस रैंक का होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है आपका आरपीएससी। आरपीएससी में मोटी मोटी बातें थी जिसको अपन ने डिस्कस कर लिया। सर आरपीएससी का आर्टिकल याद नहीं होते, तो बताओ 315 से लेकर 323 तक आरपीएससी। आपसे कोई पूछा आरपीएससी में नियुक्ति क्यों की जाती है, मुझसे किसी ने पूछा आरपीएससी में सर नियुक्ति क्यों की जाती है, मैंने कहा रब जाने क्यों की जाती है। नहीं तो ये रिटायर्ड होते हैं, नहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उल्टा सरकार इनके कर्तव्यों में विस्तार कर देती है। लेकिन एक बात अच्छी है, अपने खर्चों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। इतना याद कर लो, ऊपर 315 से 323 तक लगा दो, और फिर कभी भी कोई सा भी पूछ ले कि आरपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देती है, ये बात कहाँ लिखी, 323 में। आरपीएससी के खर्चे 322 में, आरपीएससी के कर्तव्य का विस्तार 321 में, कर्तव्य 320 में, रिटायरमेंट के बाद
वो लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, 319 में। ठीक है, 318 में सेवा शर्तें राज्यपाल डिसाइड करता है। हटाएं तो हटाता भी राज्यपाल है, लेकिन निलंबित हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन निलंबित राज्यपाल करता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। इनकी रिटायरमेंट की एज 662 होती है। ठीक है, और आरपीएससी का उल्लेख 315 में, किसमें बताओ, 315 में। और आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और आधे सदस्य 50% को 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का अनुभव होना चाहिए, 50% राजनीतिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होते थे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, एक आयोग है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।